कैसे हो आप सभी लोग एंड स्वागत है आप सभी का हमारे अगले लेक्चर के अंदर, जिसमें हम ऑडिटिंग की शुरुआत करने वाले हैं। अभी तक हम छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू एसेस पढ़ रहे थे और धीरे धीरे ग्रेजुअली हमने एक अच्छा ऐसे भी पढ़ा जिसका नाम था एसे 320, विच टॉक्स अबाउट मटीरियलिटी रिगार्डिंग द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो उसमें हमने काफी चीज सीखी कि व्हाट आर द प्री अज्यूम्ड आइडियाज, यार व्हाट आर द कैलकुलेशंस और व्हाट आर द प्री कंसीव्ड नोशंस दैट एन ऑडिटर मेक्स, और व्हाट आर द प्रोफेशनल जजमेंट on which the auditor is taking actions in regarding the audit of financial statement। ठीक है, हमने ये चीज पढ़ी। नाउ अब हम पढ़ने वाले हैं ऐसे 315, द मोस्ट क्रूशियल ऐसे, जो वैसे आईसीआई क्लेम करती है कि नहीं है, बट इस ऐसे के बिना एक्चुअली बताऊं तो पूरा ऑडिट ही अधूरा है, क्योंकि ये ऐसे 315 और ऐसे 330 ये कुछ ऐसे ऐसे हैं जो हमें बताते हैं कि पहला ऐसे 315 रिस्क आइडेंटिफाई कैसे करना है। ठीक है, आइडेंटिफाई एंड असेसिंग द रिस्क। देन ऐसे 330 ये चीज बताता है कि बेसिकली जो रिस्क आइडेंटिफाई हुए हैं उसको हमें कैसे रिस्पॉन्स देना है, उसके रिगार्डिंग हमें क्या क्या एक्शन करने चाहिए, उसके रिगार्डिंग हमें क्या क्या प्रोसीजर लगाने चाहिए। तो एक्चुअली 315 को हम कह सकते हैं रैप, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, पूरा हम पढ़ेंगे। और 330 को हम बोल सकते हैं फैप, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, कि रिस्क तो एनालाइज कर लिया, अब ऑडिट प्रोसीजर क्या लगाएंगे ताकि उस रिस्क को हम अच्छे से मिटिगेट कर पाए या उस रिस्क के बेस के ऊपर ओपिनियन बना पाए। ठीक है, सो लेट्स नॉट जस्ट वेस्ट अ टाइम एंड डायरेक्टली हम डाइव इन करते हैं लेक्चर के अंदर। एंड इस लेक्चर के दो पार्ट होने वाले हैं बिकॉज द लेक्चर इज वेरी वेरी क्रूशियल एंड लॉन्ग, बट हम स्लोली करेंगे। ठीक है, समझ के करेंगे। तो इन केस अगर एक्सीड हो गया तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ दो पार्ट हो rather देन वन सिंगल लॉन्ग वीडियो, वो कोई पॉइंट भी नहीं होता उस चीज का। सो इसके दो पार्ट हो गए। ठीक है, सो वो अपना मैजिक करते हैं हम कि 1 2 मतलब ऐसे 3 वाला उसको करते हैं और हमारी जो पढ़ाई की स्क्रीन आती है वो आ जाएगी। सो 1 2 3 ओके। सो यहाँ का मेरा जो लोगो है वो मिट चुका है बिकॉज ऑफ द ऑब्वियसली ग्रीन स्क्रीन एंड ये कलर कॉम्बिनेशन जो भी है, बट बियर विद इट। अब हम पढ़ेंगे ये देखो ऐसे 300। सबसे पहले ऐसे का नाम समझते हैं क्या है, और वीडियो प्रॉब्लम काइंडली आप इग्नोर करिए बिकॉज इसका सारा सोल्यूशन ही नहीं मिल रहा है ऐसा कुछ। कितने नेट बदलवाऊं कि ये चीज़ ठीक हो, तो जो है जैसा है चला दे। ठीक है, सो ऐसे 315, identifying and assessing the risk of material misstatement through understanding the entity and its environment। तो हमें क्या करना है, identifying and assessing the ROMM, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रोमम थ्रू। हम रोमम को किसके थ्रू आइडेंटिफाई करेंगे, असेस करेंगे, हम समझेंगे पहले, अंडरस्टैंड करेंगे एंटिटी को एंड इट्स एनवायरनमेंट। ठीक है, और उसके इंटरनल कंट्रोल। इट्स एंटिटी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, इसमें इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल भी हम लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, अपनी मर्जी है मतलब बेसिकली। ओके, तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले इस एसे का ऑब्जेक्टिव समझ लेते हैं क्या है। ये कहता है कि ऑडिटर्स ऑब्जेक्टिव इसके अंदर ये है कि आइडेंटिफाई करने मुझे एंड असेस करने हैं रोमन, जो हमने पढ़ा बिल्कुल। ठीक है, आइडेंटिफाई करो और असेस करो रोमन को, वेदर ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर। ओके, फ्रॉड से हो या एरर से हो कोई दिक्कत नहीं। और एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शन लेवल, दो लेवल पे होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और असर्शन लेवल। असर्शन लेवल पे ज्यादा होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम ज्यादा डाइव इन कर नहीं सकते क्योंकि वो बहुत प्राइमा फेसी होते हैं, वो दिख ही जाते हैं। ठीक है, टू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल, जो मैंने बोला कि इसमें इंटरनल कंट्रोल भी इंक्लूड होता है। thereby providing a basis for designing and implementing response to the assessed risk। सो ये हो गया हमारा ऐसे 330। ये जो इसमें रेफरेंस दिया है वो ऐसे 330 की रेफरेंस होगी कहीं ना कहीं, राइट। तो हमें ऑब्जेक्टिव समझ आ गया है।
रिक्वायरमेंट, ऐसे 315 की रिक्वायरमेंट क्यों है, मतलब ऑब्जेक्टिव ही कह लो एक तरह से देखा जाए तो, ऑब्जेक्टिव जैसे ही हो गया। रिक्वायरमेंट इसलिए क्योंकि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स लगाने होते हैं हमें, एंटिटी और इस इन्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, इंक्लूडिंग एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल, वही सेम एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल आ गया, और ऊपर वाली चीज सेम। ये एक है रिस्क दैट रिक्वायर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन, ऐसे कुछ रिस्क होंगे जिसके अंदर स्पेशली हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, तो वो चीज़ आ गई। तो वो चीज़ें आ गई जिसके अंदर हमें स्पेशली ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। देन रिवीजन ऑफ रिस्क असेसमेंट, हमें रिवीजन भी करनी है रिस्क असेसमेंट की, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी सर्कमस्टेंसेस हुए देन हमें अपने रिस्क को रिवाइज करना पड़ता है अगेन एंड अगेन। कहीं ऐसा ना हो कि हम एक ही पैटर्न पे चल रहे हैं और दुनिया, क्योंकि यार इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा डायनामिक है, तो हमें रिवीजन भी करनी पड़ती है बार बार अपनी रिस्क असेसमेंट की, क्योंकि रिस्क कभी भी आ सकता है। देन आखिरी चीज़ है डॉक्यूमेंटेशन। तो ये एक फ्लो हो गया कि हम ऐसे कैसे पढ़ने वाले हैं पूरा, उस चीज़ का ये फ्लो हो गया, ठीक है। देन आता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, द ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स क्या, ऐसे प्रोसीजर्स जिससे हम रिस्क असेस कर पाए। तो हम क्या करेंगे, द ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग द इंटरनल कंट्रोल। सेम लाइन बार बार चेपनी है, इस ऐसे के अंदर बहुत बार यूज होगी। टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रोमम, सिंपल चीज हमें इसके अंदर इस ऐसे में करना ही यही है, हमें आइडेंटिफाई करना है एंड असेस करना है किसको, रोमम को, ठीक है। किसके थ्रू, बाय अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, एंटिटी को समझेंगे, ठीक है। एंटिटी मतलब वो बिजनेस क्या करती है, उसके अंदर कैसा क्या है। देन उसके एनवायरनमेंट को समझेंगे कि आसपास के लोग, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सभी यही करते हो और हम उसको गलती समझ रहे हो, ठीक है। एंड उसके इंटरनल कंट्रोल को समझेंगे, और इन केस अगर इंटरनल कंट्रोल बहुत अच्छे हैं तो हमारे उस हिसाब से प्रोसीजर्स जो आगे के होंगे वो बहुत अलग होंगे, ठीक है। वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर एट द फाइनेंशियल या फिर असर्शन लेवल, ये भी चीज सेम हो गई। देन नाउ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर बाय देमसेल्फ however do not provide sufficient appropriate audit evidence on which to the base the audit opinion। तो ये बोल रहा है, पहली चीज लिख लेते हैं यहाँ पे कि जो अगर हम रैप करते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, वो नहीं प्रोवाइड करते हमें किस चीज़ के, SAEE, ठीक है। वो हमें SAE नहीं प्रोवाइड करते, इसका मतलब ये बोल रहा है कि खाली रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर से जो हमारी ऑब्जर्वेशन मिलेगी वो हमारे लिए ऑडिट एविडेंस होगा, बट सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं होगा। तो उसको हम, उसके बेसिस पे हम ओपिनियन नहीं बना सकते। सो अगर इसके बेसिस पे ओपिनियन, बेसिस ऑफ ओपिनियन नो, ठीक है। द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर शाल इंक्लूड द फॉलोइंग। अब इसके अंदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, ठीक है। अब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स में हम क्या करेंगे, इंक्वायरी करेंगे मैनेजमेंट के साथ, या ऐसा कोई आदमी जो हमें लगता है कि उस पर ढंग की इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो पोजीशन में ज़्यादा कुछ होना, जैसे पियोन हो गया, सेक्रेटरी हो गया, इनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी क्योंकि इनका काम होता है आसपास घूमना, कान खुले रखना, बत्ती लोगों की खुसर पुसर सुनना, ठीक है। सो यस, हम फिर क्या करेंगे, बेसिक चीज़ करेंगे हम कि इंक्वायरीज ऑफ मैनेजमेंट ऑफ अदर्स एंटिटी, ठीक है। इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट या of other within the entity who in the auditor's judgment may have information that is likely to assist in the identifying romum due to fraud और error, ठीक है। हम ऐसे लोगों से इंक्वायरीज करेंगे, यहाँ लिखते हैं हम कि इसके अंदर क्या बोल रहा है कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में क्या क्या होगा, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स में क्या क्या होगा ये पूछ रहा है। इंक्लूड्स, तो पहली चीज इंक्वायरीज मैनेजमेंट के साथ, ऑडिटर फील्स कि उसके पास नेसेसरी इंफॉर्मेशन है, or may have information that is that would
हम ऐसे पूरा नहीं लिख रहे, दैट विल हेल्प इन असेस इन आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग ऑफ द रोम, समझ जाओ, इन ऑडिट लिख दिया तो इसका मतलब वही है, ठीक है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। फील्स की जगह आप ये लिख सकते हो इन द ऑडिटर्स जजमेंट, मतलब यार ये बेसिक चीजें हैं, ठीक है, बल्कि मैं तो बोलूंगा कि फील्स की जगह ऑडिटर्स जजमेंट ही लिखनी चाहिए। हु इन ऑडिटर्स जजमेंट हैव इन्फो दैट वुड असिस्ट इन द ऑडिट, या फिर असिस्ट इन आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रोमा, ठीक है। पहली चीज ये हो गई। एक ये होता है एनालिटिकल प्रोसीजर्स, तो हमेशा करने ही करने हैं। एनालिटिकल प्रोसीजर्स वो होते हैं जो, जैसे हम पिछली बार सेल्स को सेल्स से कंपेयर करेंगे, कितनी बढ़िया, ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा ग्रेजुअल राइज है। सो पैटर्न्स वाले जो चीजें होती हैं वो चीज देखनी। तो एनालिटिकल प्रोसीजर्स प्लस ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, हम बैठ के देखेंगे, ये तो नहीं कि कूड़ा कूड़ा मच रहा है, ऐसा तो नहीं कि कुछ उल्टा सीधा हो रहा है। एंड फिर इंस्पेक्शन भी होती है, ठीक है। तो हम ये तीन चीजें करेंगे। ये तीन चीजें बहुत बेसिक हैं और AEIOU के अंदर ही आएगा, क्योंकि किसी भी ऑडिट में हम करना तो वही है यार हमें। ऐसा तो नहीं कि हम बहुत ज्यादा दिमाग लगा लेंगे कि यार कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये भी चीज हुई। द ऑडिटर शैल कंसिडर वेदर इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम द ऑडिटर्स क्लाइंट एक्सेप्टेंस और कॉन्टिन्यूएंस प्रोसेस इज रिलेवेंट टू आइडेंटिफाइंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ये बोला ऑडिटर को कंसिडर करना चाहिए ऐसी इन्फॉर्मेशन जो ऑडिटर की एक्सेप्टेंस से हमें मिली है, क्या पता ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जो रिलेवेंट है, तो हम ऐसा कंसिडर कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, नो इश्यूज। एक ये इंपॉर्टेंट चीज है कहीं ना कहीं देखी जाए तो, कि जहाँ पे एंगेजमेंट पार्टनर ने कुछ और अदर एंगेजमेंट्स परफॉर्म करी है फॉर द एंटिटी, सेम एंटिटी, तो एंगेजमेंट पार्टनर वो पुरानी इन्फॉर्मेशन, रिगार्डलेस कि भाई उसने वो परफॉर्म करी है किस बेसिस पे क्या नहीं, लेकिन अगर ऑडिटर भी वही है और उसने भी कुछ और एंगेजमेंट कर रखी है उस कंपनी का, तो उससे जो इन्फॉर्मेशन उसने ऑब्टेन करी है वो रेफरेंस लेके उसको यूज कर सकता है, ठीक है। तो यही कहना चाह रहे हैं, where the engagement partner has performed other engagement for the entity, the engagement partner shall consider whether information obtained is relevant। पहली बात तो ये समझ लो कि अगर मैंने तुम्हारे साथ और कोई काम किया है, उस काम से मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन मेरी जनरेट हुई, अब वो मेरे लिए इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट है या नहीं है, पहले तो मैं ये चीज समझ लूंगा। इफ रेलिवेंट है तो मैं उसको यूज करूंगा वाइल आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क, तो मैं उसमें यूज कर लूंगा। when the auditor plans to utilize such information from the previous audit से भी अगर वो कुछ ले रहा है, तो they must determine कि ऐसा तो नहीं कि कोई चेंजेस हो गए हों अभी इस इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग। समझ लो हमने प्लांट एंड मशीनरी पे कुछ अपनी ऑब्जर्वेशन दे रखी थी, कुछ मैंने इन्फॉर्मेशन लिख रखी थी, अब प्लांट एंड मशीनरी ही नहीं रही तो मेरी ऑब्जर्वेशन ही नहीं रही, तो ऐसा ना हो कि हमने पूरा पीछे का कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो हमें ये भी देखना है कि दे मस्ट डिटरमाइन इफ एनी चेंजेस हैव occurred since then that may impact its relevance in the current audit, ठीक है। ये हम चीज लिखते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं, इसको नोट बना के लिख देते हैं कि अगर कोई एंगेजमेंट पार्टनर हैज परफॉर्म्ड एनी अंदर एंगेजमेंट एंड इन्फो obtained, तो वो उसे यूज कर सकता है। इन रिगार्ड विद आइडेंटिफाइंग, ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। और प्रीवियस अगर ऑडिट है, प्रीवियस ऑडिट से इन्फो या ऑब्जर्वेशन,
कंसिडर रिवाइज्ड impact and relevance in regard with current audit। ठीक है, तो वो उसको रिवाइज करेगा इन रिगार्ड विद दी, दे मस्ट डिटरमाइन इफ एनी चेंजेस हैव अकर्ड सिंस दैट मे इम्पैक्ट इट्स रेलेवेंस। हमने डायरेक्टली लिख दिया कि उसको कंसिडर करेगा इसके इम्पैक्ट एंड रेलेवेंस को इन रिगार्ड विद दी करंट ऑडिट। सिंपल चीज है। बहुत लैग हो रही है यार वीडियो आज, क्या बात है, पता नहीं। चलो, अब हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ पे आ गए हैं, जिसको कहते हैं अंडरस्टैंड करना एंटिटी को और उसके एनवायरनमेंट को, इंक्लूडिंग द इंटरनल कंट्रोल ऑफ द एंटिटी। तो ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है मैं तो बोलूँगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम ये समझेंगे कि एंटिटी क्या है, उसके एनवायरनमेंट कैसे हैं, क्या होगी चीज़, क्या नहीं होगी, तो हम ये चीज़ समझेंगे। ठीक है, सो एज पर ऐसे 315, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रोमम, बोलो मेरे साथ, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रोमम, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रोमम थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, एंड इट्स एनवायरमेंट, सॉरी, एंड इट्स एनवायरमेंट, ओके। The order shall obtain the understanding of the following, किस चीज़ की? Relevant industry, regulatory and other external factor। So हम सबसे पहले जब भी ऑडिट करने जाते हैं तो हम ये चीज़ तो समझेंगे, समझेंगे क्या कि कौन सी इंडस्ट्री में, रेलिवेंट इंडस्ट्री को समझेंगे, रेगुलेटरी एंड अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स को समझेंगे। कोई ऐसा तो नहीं कि कुछ इस पर पॉलिसी लगती हो, कोई रेगुलेशन लगती हो, वो समझेंगे। इंक्लूडिंग AFRF की एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कौन सी लगती है, वो भी समझ लेंगे हम। ओके, ये भी समझ ली। देन दूसरी चीज समझेंगे, समझेंगे द नेचर ऑफ द एंटिटी, इंक्लूडिंग वो उसने कितना पैसा लगा रखा है, उसकी ओनरशिप क्या है, ठीक है, ऑपरेशन क्या है, और टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट मैंने बोल दिया कितना पैसा लगा रखा है, ओनरशिप और गवर्नेंस बोल दिया, और कुछ पैसे के रिलेटेड था। अच्छा हाँ, कि फाइनेंस कैसी है वो, हाउ दैट, हाउ द वे द एंटिटी इज स्ट्रक्चर्ड एंड हाउ इट इज फाइनेंस्ड, ये भी हम समझेंगे कि किस तरह से एंटिटी को स्ट्रक्चर किया गया है, इक्विटी कितनी है, डेट कितनी है, फाइनेंस लोन कितना उठा रखा है, ये चीज़ भी समझेंगे। ठीक है, देन हम ये भी समझेंगे, इसको मार्क करते जाते हैं। ठीक है, सो रेलिवेंट इंडस्ट्री, रेगुलेटरी एंड अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स, हमने ये मार्क कर दिया। पहली तो चीज़ ये हो गई, मतलब पहले पॉइंट में तीन चीज़ हो गई, रेलिवेंट इंडस्ट्री, रेगुलेटरी एंड अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स। देन आता है हमारा द नेचर ऑफ एंटिटी इंक्लूडिंग इट्स ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेशन, ओनरशिप एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर, बिल्कुल। द टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट एंटिटी इज प्लानिंग टू मेक, या फिर कर रखी ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट, वो हमने पता कर लिया। द वे दैट द एंटिटी इज स्ट्रक्चर्ड एंड हाउ इट इज फाइनेंस्ड, ये भी हम समझ लेंगे बिल्कुल। ठीक है, देन हम समझेंगे एंटिटी सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड रीजंस ऑफ सच। कोई अपनी डेप्रिसिएशन SLM बेसिस पे कर रहा है, ठीक है, कोई अपनी जो डेप्रिसिएशन है वो WDV बेसिस पे कर रहा है, तो कुछ भी हो सकता है। देन द एंटिटीज ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रैटेजीज एंड दोज रिलेटेड बिजनेसेस को समझेंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंटिटी की ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजी क्या है, सबसे पहले तो बिजनेस की स्ट्रैटेजी, उसका ऑब्जेक्टिव है, बिजनेस क्यों हो रहा है, किस पर्पज से हो रहा है, वो समझा। एंड साथ ही साथ उसके बिजनेस रिस्क समझे। ठीक है, एंड दोज रिलेटेड बिजनेस रिस्क दैट मे रिजल्ट इन रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ऐसे बिजनेस रिस्क जिससे रोमम कहीं ना कहीं अटैच्ड है, ऐसी चीजें समझी हमने। देन आखिरी चीज, द मेजरमेंट एंड रिव्यू ऑफ एंटिटीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। आखिरी चीज जो हमने समझी वो है द मेजरमेंट एंड रिव्यू ऑफ एंटिटीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। हमें एंटिटी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को भी समझना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे 5 पॉइंट होते हैं जिसको हम ब्रेक करके लिखेंगे आराम आराम से, बिल्कुल। ऊप्स, ये मैंने क्या बहुत ऊपर लिख दिया क्या? कोई नहीं, इसको यहाँ ले लेते हैं, खिसका देते हैं ऊपर, जो मैंने आज ध्यान ही नहीं दिया। नेवरदलेस, ये चीज है क्या, अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग
एंटिटी एंड इट्स इन्वायरमेंट। तो उसमें क्या, हम पहले चीज हमने क्या समझी, हम रेलिवेंट इंडस्ट्री, किस इंडस्ट्री की है, ठीक है, हम ये समझेंगे इंडस्ट्री क्या है। फिर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स, रेगुलेटरी एंड अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स इंक्लूडिंग AFRF, इंक्लूडिंग एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ये भी समझ लेंगे। देन सेकेंड राउंड, नेचर ऑफ एंटिटी। नेचर ऑफ एंटिटी में क्या, ओनरशिप एंड गवर्नेंस समझी हमने। एंड स्ट्रक्चर समझा हमने, कैसे फाइनेंस कर रखी है, एंड उसका स्ट्रक्चर समझा, ठीक है। देन और क्या समझा हमने, कैसे फाइनेंस है, क्या इन्वेस्टमेंट प्लान होने वाले हैं आगे, फर्दर प्लान समझे। देन हमने क्या समझा और, ऑपरेशंस, ऑपरेशंस भी समझे हमने बिल्कुल। उप्स, ऑपरेशन भी समझे। देन थर्ड चीज, हमने उसके बाद समझा कि वो कौन सी पॉलिसीज यूज करी, अकाउंटिंग पॉलिसीज। पॉलिसी कौन से, एंड रीजंस, रीजन क्या है। देन हमने क्या समझा और, एक चीज जो ऊपर से लिंक थी कहीं ना कहीं, कि वो क्या बोलते हैं, बिजनेस रिस्क वाली, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। सिलेक्शन ऐप हो गया, फिर उसके बाद था, दो चीजें थी जो बिजनेस से रिलेट करी थी, मेरे को बिल्कुल याद नहीं आ रही। बताओ क्या था, बताओ क्या था। बिजनेस रिस्क को समझेंगे, एंड देन उसको आइडेंटिफाई एंड असेस, ऑब्जेक्ट एंटिटी का वो, ये भी ठीक है। एंटिटीज, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रैटेजीज समझेंगे, ठीक है। उससे अंडरस्टैंड करेंगे बिजनेस रिस्क, जिससे हमें समझ आएगा रोमम, जिससे हमें रोमम समझ आएगा, राइट। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एंटिटी, management and review of entities financial performance. These are the 5 points, and this is a very crucial क्या बोलते हैं इसे, क्वेश्चन। मतलब ये बहुत क्रूशियल टॉपिक है, आप इसको हल्के में नहीं ले सकते हो बिल्कुल भी, कि आप ये सोचो कि अरे ये आएगा नहीं आएगा ऐसा करके। भाई ये ज़रूर आएगा, लिख लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर कहीं ना कहीं वो चिल्ला चिल्ला के भरा पड़ा है कि भाई मैं आऊँगा मैं आऊँगा, मैं ही तो आऊँगा और कौन आएगा, ऐसा। अब हम समझ रहे हैं द एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल, इसके क्या क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ आईसी, बेनिफिट्स, आईटी रिलेटेड रिस्क, एंड उसके बाद असेसमेंट रिस्क प्रोफाइल, ओके। So entities internal control, the auditors shall obtain an understanding of internal control relevant to the audit, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऑलमोस्ट, अच्छा वो बोलता है ऑल्दो मोस्ट कंट्रोल रेलिवेंट टू द ऑडिट आर लाइकली टू रिलेट टू द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, बट सारे, वो ये कह रहा है कि भाई जो भी कंट्रोल्स ऑडिट में लगते हैं वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में तो लगेंगे लगेंगे, ऑलमोस्ट, मतलब मोटा मोटी ये चीज़ है। बट जो कंट्रोल्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में लगेंगे वो ऑडिट में लगे नहीं लगे, दैट इज नॉट नेसेसरी। सो दिस इज MCQ क्वेश्चन, ठीक है। अब ये कह लो कि ये MCQ में आते हैं।
कि जो भी सारे कंट्रोल्स ऑडिट में लगते हैं वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या रिपोर्टिंग में तो लगेंगे, जो सारे कंट्रोल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर लगते हैं वो सारे कंट्रोल्स ऑडिट में लगेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, इट इज अ मैटर ऑफ ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट वेदर द कंट्रोल इंडिविजुअली और इन कॉम्बिनेशन विद इज रिलेवेंट टू द ऑडिट और नॉट। यहाँ पे दे रखा है एग्जाम्पल, कि अगर आपको एग्जाम्पल समझना है ऐसे किसी केस का कि ऐसा भी हुआ क्या कभी। ठीक है, सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स में एग्जांपल दे रखा है कि हम बहुत सेफ गार्ड एसेट पे लगा सकते हैं कि ये भी हो, पहरेदार भी हो, यहाँ पे ये भी हो। तो वो ऑडिट के लिए इतना इंपॉर्टेंट हो या ना हो, और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए इतना इंपॉर्टेंट हो या ना हो, उसको डिपेंड करता है प्रोफेशनल जजमेंट ऑफ द ऑडिटर पे। और ये एक लाइन जो हमेशा याद रखनी है वो है कि ऑडिट में जो कंट्रोल लग रहे हैं, ठीक है, वो तो डिपेंड होंगे किस पे, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में कहीं ना कहीं। लेकिन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में जो लग रहे हैं वो मे भी हो सकते हैं या नहीं भी हो, डिपेंड्स। ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल क्यों लगते हैं वो समझ लेते हैं जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ भाई, इंटरनल कंट्रोल क्यों लगते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, इंटरनल कंट्रोल क्यों होते हैं, ये तो बच्चा बच्चा बता देगा क्यों होते हैं। ट्रांजैक्शंस आर एग्जीक्यूटेड इन अकॉर्डिंग विद मैनेजमेंट और स्पेसिफिक ऑथराइजेशन। मतलब कोई भी जब ट्रांजैक्शन हो रही है तो ऑथोराइज्ड होना चाहिए, ऐसा ना हो कि भाई उठ के कोई भी सेल डाल रहा है, कोई भी कुछ भी डाल रहा है। जो सेल वाला पर्सन है जिसका काम है अकाउंटिंग करने का, वही सेल डालेगा ना। ऐसा ना हो कि बिल पे बिल कट रहे हैं, कन्वीनियंस आ रहा है तो कोई भी अप्रूव करके दे रहा है। तो अथॉरिटी होनी चाहिए अच्छी खासी। इंटरनल कंट्रोल्स डिफाइन करता है कि अथॉरिटी है उस जगह पे। तो ट्रांजैक्शन आर एग्जीक्यूटेड इन अकॉर्डिंग विद द मैनेजमेंट जनरल और स्पेसिफिक ऑथराइजेशन। ठीक है, देन ऑल ट्रांजेक्शन आर प्रॉम्प्टली रिकॉर्डेड इन करेक्ट अमाउंट। अमाउंटिंग, ठीक है, ऐसा ना हो कि भाई ये 700 रुपये का बिल है, 1000 रुपये टाइप कर रहे हैं और हो रहा है कुछ भी। इन अप्रोप्रिएट अकाउंट होना चाहिए एंड इन करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड होना चाहिए टू एनेबल द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, ये भी चीज़ समझ आ गई। असेट को सेफ गार्ड करने के लिए फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस। कहीं ऐसा ना हो कि भाई धनाधन धनाधन हम ही प्रिंटर यूज करे जा रहे हैं, प्रिंटिंग कर रहे हैं अपनी बुक, सीए की ये तो कर रखा होगा यार तुमने। ये तो सारे भाई मतलब ये कह लो कि आर्टिकलशिप में हर बच्चे ने कर रखा है कि अपने नोट्स प्रिंट करने हैं तो भाई ऑफिस में जाके करेंगे, अभी क्यों क्यों पैसे देने। ऑफिस को प्रिंटर को रगड़ेंगे अच्छे से, पेंसिल गायब हो रही है, नोट पैड गायब हो रहे हैं, मतलब बस पूछो मत। ये तो हर कोई करता है। सो हम भी जैसे इंटरनल कंट्रोल की मावेन कर देते हैं देखा जाए तो सेम the record assets are compared with the existing asset at reasonable intervals and appropriate action is taken with regard to any differences। ऐसा ना हो कि एसेट ही गायब हो रहा है, पता चला कि भाई 10 स्टेपलर लेके आए थे, 10 के 10 उड़ चुके हैं, कैलकुलेटर्स लेके आए थे, जैसे ये कैलकुलेटर्स लेके आते हैं, ठीक है, हम ऑडिट के टाइम ही लेके आते हैं ये कैलकुलेटर्स, और पता चला कि कैलकुलेटर्स ही गायब हो रही हैं। हम एसबीआई के ऑडिट करने गए और वहां आए 12 कैलकुलेटर, क्योंकि जने थे 12 कैलकुलेटर आए हैं और 10 स्टेपलर आए हैं। अगले दिन सबके सब गायब। ठीक है, सबके सब, हर किसी के बैग से निकल रहे हैं, नमकीन के पैकेट निकल रहे हैं, कैलकुलेटर निकल रहे हैं। पता नहीं, एक तो बंदा तो वो भी लेके आया था कि पेज गिनते की वो आता नहीं है, जैसे पहले तो लोग थूक लगा के कर लेते थे, ऐसे पेज पलटना, या फिर पानी को ऐसे रखते थे, पानी की कटोरी, मतलब कटोरी के अंदर पानी रखते थे और उससे पेज पलटते थे। आजकल एक नया सिस्टम आया है, उसमें जेल टाइप होता है जो हाथ को हल्का सा मॉइस्चर दे देता है, जिससे आपकी पेज पलट। भाई वो गायब कर दिए 10 पीस। ना क्या हो रहा है यार, थोड़ा तो समझाओ, वो बहुत भयंकर तरीके से गायब हुए हैं भाई। खैर आप समझ गए होगे, भावनाओं समझो आप, भावनाएं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स हम लिखते हैं अब। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। पहला ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस। स्पेसिफिक ऑथराइजेशन होनी चाहिए ट्रांजैक्शन जो एग्जीक्यूट हो रहे हैं। फिर ये था कि ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड हो रहे हैं, इन किसमें, करेक्ट अमाउंट में, करेक्ट अकाउंट में, अकाउंटिंग पीरियड में,
ठीक है ना। अप्रोप्रिएट अकाउंट, अप्रोप्रिएट क्या करेक्ट वे वाले वैसे, सो दैट आर प्रिपेयर्ड in accordance with AFRF। ये क्या चीज़ हो गई, ये दो चीज़ें हो गई। अब तीसरी चीज़ें आती हैं, क्यों होगी, सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट जिसके बारे में हमने बात करी। सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, यूज या डिस्पोजल। ठीक है। एंड आखिरी चीज़ जिसके बारे में हमने बहुत बात करी कि द रिकॉर्डेड एसेट आर कंपेयर विद एग्जिस्टिंग एसेट। ठीक है। कंपेयर्ड एसेट्स टू नो एनी डिस्क्रिपेंसी। डिस्क्रिपेंसीज इस वजह से होते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। समझ रहे बात को, सबको क्लियरली दिख रहे होंगे आई होप। ये करेक्ट अकाउंट की जगह अप्रोप्रिएट अकाउंट वैसे सही वर्ड है, बट मैंने करेक्ट अकाउंट लिख दिया है, तो मतलब इसके मार्क्स वैसे कटने नहीं चाहिए, बट वाई नॉट कि हम आईसीआई को ही स्टिक करें, आईसीआई पे ही अड़े रहें, ऐसा ना हो कि अपना दिमाग लगाएं फालतू का। ठीक है। तो ये भी चीज़ हुई हमारी इसी के साथ। अब समझते हैं कंपोनेंट्स ऑफ आईसी, कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ आईसी। द डिवीजन ऑफ इंटरनल कंट्रोल इनटू द फॉलोइंग 5 कंपोनेंट्स। ठीक है। द डिवीजन of internal control into the following 5 components provide useful framework of auditors to consider how different aspect of the entity's internal control may affect the audit। ये क्या, ये टपट टपट क्या बोल गए आप भाई, ये बोल रहा है कि अगर हम इंटरनल कंट्रोल को डिवाइड करके रखेंगे अलग अलग तरीके से, कि हाँ यार कोई सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज पे पूरा होना चाहिए एक अच्छा सा, ऐसा ऐसे करके रखेंगे, तो उससे क्या है, एक यूजफुल फ्रेमवर्क मिलता है ऑडिटर को, जिससे वो अपनी इंटरनल कंट्रोल की असेसमेंट अच्छे से कर पाता है। ठीक है। अब वो क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ आईसी क्या है ये समझो। द कंट्रोल एनवायरनमेंट, पहली चीज कंट्रोल एनवायरनमेंट। एंटिटीज रैप, एंटिटीज के भी खुद के प्रोसीजर होते हैं, कि ऐसा ना हो कि उन्होंने एक फ्रेमवर्क तो बना दिया उसको टेस्ट ही नहीं कर रहे। अरे भाई टेस्ट करो, पता करो कि जो आपने फ्रेमवर्क बनाया वो इफेक्टिव है कि नहीं। ऐसा ना हो कि भाई उसके अंदर बहुत सारे लूप होल्स हो और जो आपको ही नहीं पता हो, कभी यूज ही नहीं किया। ठीक है। इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो बनाया है उसके रिगार्डिंग आप चेक करो उसको, प्रोसेसेस को, रिलेटेड बिजनेस प्रोसेस। देन कंट्रोल एक्टिविटीज एंड मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स। ठीक है। अब इसमें देखा जाए तो इसकी एक शॉर्ट फॉर्म होती है जिसको हम बोलते हैं क्राइम, क्योंकि आईसी के अंदर क्राइम बहुत होता है। मतलब एक्चुअली होता क्या है, क्राइम ही तो होता है, इंटरनल कंट्रोल तभी तो लगाने पड़ते हैं। ठीक है। तो सी मतलब सबसे पहले उल्टा चालू करते हैं बिल्कुल। ठीक है। तो पहली चीज है हमारी एनवायरमेंट। हम एनवायरमेंट पे कंट्रोल रखेंगे, सब फॉर्मल्स पहन के आएंगे पहली बात। ऐसा ना हो कि एनवायरमेंट ही बिल्कुल घटिया सा हो रहा है, छपरी बन के आ रहे हैं। तो एनवायरमेंट पे बहुत ध्यान रखेंगे, किस तरह से कहाँ बैग रखा जाएगा। ऐसा ना हो कि भाई लोग अपने लैपटॉप वैपटॉप ला के कंधे पे ले बिल्कुल चढ़ा के बैठे हैं, लंच मुंह पे रखा हुआ है, लंच बैग के अंदर होगा या एक एरिया होता है वहां पे रखा होगा जहाँ पे लोगों के लंच गर्म रहते हैं। ऐसा ना हो कि भाई कभी भी कोई भी कभी खा रहा है। तो एनवायरनमेंट को हम अच्छे रखना है, पॉजिटिव रखना है, बैड लैंग्वेज यूज नहीं हो रही होगी। ठीक है। तो ये हो गया एक एनवायरनमेंट जिससे हम बोलेंगे ई। देन हमारा आता है एम, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स। हमने जो ये सारे कंट्रोल्स लगाए हैं उसको मॉनिटर भी तो करना है। ऐसा ना हो ना कि कंट्रोल लगा लिया और भूल गए उसको मॉनिटर करना। लाइक ये आप इसका बेस्ट एग्जांपल स्कूल का ले लो यार। स्कूल में कितने सारे रूल्स सिखाए जाते हैं कि आपको इंग्लिश में बात करना है, प्रेयर करनी है, खाना ये वो ब्ला ब्ला, ये क्लास में नहीं आना, कॉरिडोर में भागना नहीं है। भाई जब तक मॉनिटर नहीं होगा ना कोई फॉलो ही नहीं करता उसको। कंट्रोल तो लगा लिया आपने, रूल तो बना दिए, फॉलो करने के लिए कौन चेक करेगा कि ये फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये मॉनिटर चेक करेगा।
सो मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा ना हो कि हम कंट्रोल लगाते जाए और मॉनिटर ना कर रहे हो। तो ठीक है, तो मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स भी हुआ इसी के साथ। देन और क्या हुआ? देन उसके बाद आता है हमारा आई। आई में आता है इंफॉर्मेशन सिस्टम। भाई देखो, जितना हो सके इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप करो, ताकि क्या है, आप मैनुअल काम को हटाओ, ऑटोमेशन आए, कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो। और टेक्नोलॉजी बहुत कम गलतियां करती है, और गलतियां करती है तो पता चल जाता है कि चलो ठीक है, ये गलती है। और उसके अंदर ऑडिट ट्रेल या फिर लॉग मेंटेन होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि उसके अंदर कोई भी एंट्री करके चला रहा हो, पता नहीं चल रहा किसने किया है। नाम आना चाहिए किसका एंट्री का, कौन कर रहा है। ठीक है, इंक्लूडिंग द रिलेटेड बिजनेस प्रोसेसेस एंड रेलिवेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। जैसे अब लोग अपन सैप वगैरह यूज करते हैं, तो सैप की अगर हम बात कर रहे हैं तो सैप होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। तो बेसिक बेसिक ये चीजें होनी चाहिए। कुछ भी काम हो रहा है तो वो ईमेल्स के थ्रू होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कुछ भी हो रहा है और उस पर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हो रहा, तो कोई भी बाद में मुकर जाएगा कि भाई ये क्या है, क्या हुआ। ठीक है, तो ये हमारा आई भी हो गया। अब आता है आर। आर से सबको पता है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। हमारे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स जो हैं वो अच्छे होने चाहिए, वो लगने चाहिए उस पर इंटरनल कंट्रोल। मतलब वो कंपोनेंट कैसे हो गया, क्योंकि आप रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, आप अंदर का ही ऑडिट खुद नहीं करते रहोगे ना, इसको बोलते हैं एक तरह से इंटरनल ऑडिट। या फिर एक चीज बताऊं तो इसको ये भी बोलते हैं, जैसे अब आपने आर्टिकलशिप तो कर ही ली होगी, रिस्क एडवाइजरी। कि भाई हम तो रिस्क एडवाइजरी देते हैं, हम एडवाइस करते हैं कि रिस्क को कैसे मिटिगेट करें। अब एंटिटी के रिस्क असेसमेंट प्रोसेस को समझोगे तभी तो आप एडवाइस कर पाओगे कि यार ये लूप होल रह गए हैं, आपको ये ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। और लास्ट, अपना लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंट्रोल एक्टिविटीज। कि ऐसी एक्टिविटीज जिसपे हमने कंट्रोल लगा रखे हैं, किस किस एक्टिविटीज पे लगना चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होना चाहिए, सबके पिन होने चाहिए, सब अपने आप को पंच कर रहे हैं, ऐसा पता चला कि अटेंडेंस अपनी मर्जी से कुछ भी लग रही है। अटेंडेंस अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं लगनी चाहिए, बराबर अटेंडेंस होना चाहिए। राइट। तो दीज आर दी कंपोनेंट्स ऑफ आईसी, और ये भी हम एक बार नोट डाउन कर लेते हैं बहुत क्विकली, ज्यादा टाइम ना लगाते हुए। ये वैसे नोट डाउन करने का कोई पॉइंट नहीं है, बट स्टिल ये आ जाता है। इसका है क्राइम। ठीक है। अब इसमें क्या क्या हमें आया समझ, सबसे पहले कंट्रोल एक्टिविटीज। देन आर से रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। देन आई से क्या होगा, बताओ 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 बताओ। इंफॉर्मेशन सिस्टम। देन एम से मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंट्रोल एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट ही लिख दे, ओवर एनवायरनमेंट लिखने का कोई मतलब नहीं है। इन्होंने नहीं लिखा है तो हम भी नहीं लिखेंगे यार। बाकी एनवायरनमेंट के ऊपर कंट्रोल लगाने का मतलब इसका यही है, मतलब बदलेगा नहीं, मतलब तो हो जाएगा, इससे ही ऐसे ही समझना। ठीक है। तो ये भी हो गया डन नॉट डन, बिल्कुल। एंड आई होप हम पार्ट वन को यहीं खत्म करते हैं। एंड अगला पार्ट में हम समझेंगे फर्दर टॉपिक्स, जिसके अंदर हम आईटी रिलेटेड रिस्क पढ़ने वाले हैं। कि बेनिफिट्स ऑफ आईटी, जैसे हमने बात करी ना, हम इंफॉर्मेशन कंट्रोल को हम इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को लेके आ रहे हैं, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन कंट्रोल भी कहीं ना कहीं जुड़ेंगे। और इसके रिगार्डिंग अलग ऐसे भी है, बट उसकी थोड़ी सी झलक, थोड़े से पॉइंट हम इसके अंदर पढ़ेंगे इंटरनल कंट्रोल के अंदर। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे कि मिस मिस स्टेटमेंट को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं इन बोथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और अशर्सन लेवल में। देन हम रिस्क रिक्वायर्स रिस्क दैट रिक्वायर्स स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन, ये भी समझेंगे। ठीक है। और डॉक्यूमेंटेशन समझेंगे। देन ये कंपोनेंट्स ऑफ आईसी हमने समझ ही लिया है। सो ये बहुत इन डेप्थ है, इन डेप्थ मतलब आता नहीं है कभी पेपर में। सो अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ ही सकते हो, बट नॉट एज पर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पेपर्स। मतलब ये प्रैक्टिकल के दिया हुआ है, तो प्रैक्टिकली तो आई होप इतनी तो समझ है ही कि यार कैसे क्या होता है, आप लिख के भी आ सकते हो, और जिसको भी पढ़ना हो वो पढ़ भी सकता है। मैं तो यहाँ क्रॉस मार रहा हूँ क्योंकि दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ये रिविजन चल रही है, ये पूरे लेक्चर्स नहीं है, ये फास्ट ट्रैक रिविजन है।
तो फास्ट ट्रैक रिवीजन में हम वही कवर करेंगे जो हद इम्पॉर्टेंट हो अपने एग्जाम्स के लिए, राइट। तो आई होप ये चीज़ समझ आई हो। और आज हमने बिल्कुल खुल के नोट्स बनाए, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है जिसमें आप चीज़ें छोड़ नहीं सकते हो, हर चीज़ करनी पड़ती है, मोटा मोटी तो समझनी ही पड़ती है कहीं ना कहीं कि यार हाँ इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स क्या होते हैं, अंडरस्टैंडिंग कैसे ऑब्टेन करते हैं, कंपोनेंट्स क्या है। देन उसके बाद हम बात करें कि वो हमने क्या पॉइंट लिखा था, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल क्या है, वो भी चीज़। तो हमें हर चीज़ समझनी पड़ती है। और आज हो रहा है नेट बहुत ज़्यादा बफर, मतलब स्क्रीन बिल्कुल ही मेरे को मैं देख पा रहा हूँ कि कैसे रुक रुक के चल रही है। तो थैंक यू फॉर बियरिंग इन चीज़ों को, छोटी मोटी लेफ्ट एंड राइट होती रहती है। बट आई होप समझने में तो ऐसे आ रहा हो, समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। मतलब स्टडीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, ऐसा ना हो कि भाई स्टडीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा हो। ओके, सो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, पार्ट 2 में, of essay 315. Till then, keep learning and keep exploring finance and all fields. And इस चीज़ को रिवाइज जरूर कर लेना। See you guys in the next video and I'm loving the response that you all are giving. आप मेरे से contact कर सकते हो, feel free to contact me. अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, कुछ कुछ भी डाउट है, तो आप कमेंट में लिख सकते हो या कॉन्टैक्ट मी कर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। There is no issue. So see you guys in the next video. Till then, take care of yourself. Bye bye.